आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, मतलब डिटर्मिनेंट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं देखते हैं। सबसे पहली, डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स मैट्रिक्स। इसका मतलब ये वाली इक्वेशन मैथमेटिकली जो लिखी हुई है, मतलब किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा? मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर ही होगा। जैसे कि सपोज एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मैं लिखता हूँ 4 3 6 -7 9 8 4 3 1। ठीक है, सपोज ये ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। ठीक है, इसका वैल्यू सॉल्व करके मान लेते हैं का एक्स। तो ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या होगा? ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं। तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा? ये आएगा। ठीक है, और उसका डिटर्मिनेंट ले लिया हमने, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा? एक्स ही होगा। मतलब किसी भी मैट्रिक्स ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वही उसके ट्रांसपोज का भी डिटर्मिनेंट होता है। मतलब इसकी वैल्यू अगर एक्स है तो उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट की भी वैल्यू क्या होगी? एक्स ही होगी। समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल मैं लेके बताता हूँ। सपोज एक मैट्रिक्स सपोज बी है। ठीक है, बी मैट्रिक्स है अपनी। ठीक है, तो अगर इस मैट्रिक्स का हमको डिटर्मिनेंट लेना है तो हम क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट में बस ये हटा देंगे, ऐसे ही लेते हैं ना डिटर्मिनेंट। तो ये हो गया डिटर्मिनेंट। सपोज इसका वैल्यू कुछ y है, तो जो हमारा बी ट्रांसपोज होगा मैट्रिक्स, उसका अगर हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं? रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं। तो उसका वैल्यू भी क्या होगा? हमारा y ही होगा। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब यही है कि डिटर्मिनेंट को ट्रांसपोज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब जो मैट्रिक्स बी है उसका डिटर्मिनेंट का भी वैल्यू y है, और जो बी ट्रांसपोज है उसके डिटर्मिनेंट का भी वैल्यू y ही है। समझ में आ रहा है? सिंपल प्रॉपर्टी है, बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी वाली, कि ट्रांसपोज का भी डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है हमारी, इफ़ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। इसका मतलब क्या है कि कोई भी दो या कोई भी कॉलम को, डिटर्मिनेंट के कॉलम को हम इंटरचेंज कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, इसको भी मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज एक डिटर्मिनेंट हमें दिया हुआ ये, ठीक है, और इसका वैल्यू हमारा क्या आ रहा है? सॉल्व करके क्या आ रहा है? एक्स। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस डिटर्मिनेंट का कोई भी दो रो चेंज कर रहा हूँ। सपोज मैं इस रो और इस रो को क्या कर देता हूँ? इंटरचेंज कर देता हूँ। ठीक है, मतलब R2 की जगह R1 और R1 की जगह R2। तो अगर मैं इंटरचेंज करूँगा तो ऐसा हो जाएगा। बराबर। तो मैंने क्या किया? दो रोज इंटरचेंज कर दिया। ये दो रोज क्या कर दिया? इंटरचेंज कर दिया। फिर भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? चेंज। डिटर्मिनेंट के वैल्यू में क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा। देखो क्या लिखा है, इफ़ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। मैंने क्या किया? ये दो रोज को इंटरचेंज किया था तो डिटर्मिनेंट पहले प्लस में था, अब क्या हो गया? माइनस में हो गया। सपोज उसकी वैल्यू +4 थी यहाँ पे, अगर हम रो कोई भी चेंज कर देंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। साइन चेंज हो गया ना, प्लस से क्या हो गया? माइनस। अगर माइनस होता तो यहाँ पे प्लस हो जाता। समझ में आ रहा है?
और एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज़ इसी क्वेश्चन में अगर हमने ये दो कॉलम को इंटरचेंज किया होता, 4 - 3 8 3 7 3 4 11 1, ये मेरी मैट्रिक्स है। इसमें मैंने इन दोनों कॉलम्स को सपोज इंटरचेंज किया, तो क्या आएगा मेरा 3 7 3 4 - 3 8 4 11 1। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या था मेरा, x था मान लेते हैं, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, -x। साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्यों साइन चेंज हुई, क्योंकि हमने कोई भी एक कॉलम को क्या किया, इंटरचेंज कर दिया। हमने यहाँ पे C1 था और C2 था, तो हमने C1 C2 को क्या कर दिया, आपस में इंटरचेंज कर दिया। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इसका वैल्यू भी क्या हो गया, इंटरचेंज हो, मतलब नेगेटिव साइन लग गया डिटर्मिनेंट का। मतलब अगर हम इसको सॉल्व करते तो सपोज हमारा आंसर आता -3, तो इसको सॉल्व करके आंसर क्या आएगा 3, साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, -3 + 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ऐसे। अगर इसका वैल्यू 7 था तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -7। साइन चेंज हो जाता है, प्लस से माइनस हो गया, माइनस से प्लस हो गया, सिंपल सी बात ये है अगर कोई भी एक रो और कॉलम को चेंज किया जाए तो। एक और एग्जांपल आप देख लो अलग के साथ। सपोज़ एक डिटर्मिनेंट हमें दिया हुआ है, ये एक डिटर्मिनेंट है, इसका वैल्यू है आपका y। तो अगर आप इस डिटर्मिनेंट में सपोज़ आप, ये है आपका R1 और ये है आपका R3, सपोज़ इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हो, यहाँ पे 3 4 -1, R2 ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक रो मतलब कोई भी दो रो और कॉलम इंटरचेंज किए, एक बार इंटरचेंज किया तो जो भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू था वो क्या हो जाएगा, साइन चेंज कर लेगा। अगर पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे मैं y ले रहा हूँ तो मैंने -y लगा दिया। क्लियर है, मतलब कोई भी एक बार आप रो और कॉलम को इंटरचेंज करोगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू साइन जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा वाला देखते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारी, तीसरी प्रॉपर्टी है इफ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर देन दैट स्केलर इज मल्टीप्लाइड बाय एनी रो और कॉलम ऑफ द डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मैं एग्जांपल से ही समझाता हूँ इसको। जैसे कि हमने एक मैट्रिक्स में क्या देखा था कि अगर एक मैट्रिक्स है, सपोज़ एक मैट्रिक्स है, अगर हम मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैट्रिक्स में क्या देखा था हमने कि ये जो स्केलर है वो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। बराबर, मैंने बताया था ये जो स्केलर है मैट्रिक्स के क्या होगा, हर एलिमेंट से अंदर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता। ठीक है, सपोज़ डिटर्मिनेंट दिया हुआ है हमें यही मैट्रिक्स का 4 8 9 3 8 4 1 11 12। ठीक है, और अगर किसी भी डिटर्मिनेंट को हम 2 से ये किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर की जगह पे मैं 2 ले रहा हूँ। ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आए। तो ये 2 को हम क्या कर सकते हैं, ये जो 2 अगर डिटर्मिनेंट के अंदर जाएगा ना, तो या तो ये 2 किसी भी रो से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस 2 को हम किसी भी रो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चाहे तो हम रो 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे इसको ऐसा लिख सकते हैं 8 2 4 से होगा तो 8, 2 3 से होगा तो 6 और 2 1 से होगा तो 2, 7 8 11 9 4 12 बराबर। तो ये 2 mod A का वैल्यू हो जाएगा हमारा। ठीक है,
चाहते तो हम यहाँ पे क्या कर सकते थे, चाहते तो हम ऐसा लिखा था ना, चाहते तो हम ये 2 को R2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, ठीक है। जैसे ये 2 R2 7 से होगा तो होगा 14, 2 8 से होगा तो 16, 2 11 से होगा तो 22। समझ में आ रहा है? मतलब कोई भी एक रो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली हम कोई भी कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ऐसा लिखा होता, ठीक है, तो हम चाहते तो इसको सपोज C2 कॉलम से करना चाहते तो हम C2 कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे इस 2 को। C2 से अगर मल्टीप्लाई होता तो होता 6, 16, 8। समझ में आ रहा है? ये 2 mod A का ही वैल्यू है। मतलब बताने का मतलब क्या है कि मैट्रिक्स में जैसे ये जो एक स्केलर था, ये सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता था, अंदर जाता था तो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता था, 9 के 9 एलिमेंट से। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता है। अगर हम डिटर्मिनेंट में कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कोई भी एक रो या कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। जैसे हमने इसको यहाँ पे R1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, ये भी करेक्ट है। ये 2 को हम चाहते तो R2 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, हमने किया, ये भी करेक्ट है। ये 2 को हमने यहाँ पे क्या किया, C2 से मल्टीप्लाई किया, कॉलम से मल्टीप्लाई किया, ये भी करेक्ट है। मतलब ये स्केलर को आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, R1, R2, R3 या फिर C1, C2, C3, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम से, ठीक है। इसकी एक सिमिलर, इसी से एक प्रॉपर्टी एक और आती है हमारी कि आप कॉमन भी निकाल सकते हो। जैसे कि सपोज हमारी एक ये मैट्रिक्स लिखी हुई है, ये एक डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, सॉरी मैट्रिक्स नहीं, डिटर्मिनेंट। तो ये जो रो है R1, इसमें से इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 1 3 4 6 11 लिख सकते हैं ऐसा। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो रो 1 है इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, बाहर 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, बचेगा हमारे पास 1 2 3, 2 1 3 4 6 11। सेम यही प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने किया, क्योंकि 2 अगर मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो कोई भी एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगा या रो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कोई भी कॉलम में कोई भी रो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। तो हम कॉमन भी चाहे तो कोई भी एक रो से कॉमन 1 2 बाहर निकाल सकते हैं। समझ में आया? आप चाहो तो फिर ये रो को आप किसी भी कॉलम में भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, चाहे आप C1 में करो, चाहे C2 में करो या चाहे C3 में करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ में आया? जैसे एक लास्ट एग्जांपल मैं बता देता हूँ, इससे आपको ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी जो मैंने की थी, ठीक है। ठीक है, ये लिखा हुआ है हमारा एक डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, चाहूँ तो इस पूरे कॉलम में से 3 कॉमन निकाल सकता हूँ। इस पूरे कॉलम में से 3 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ क्या बचेगा, 1, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3, 4 2 6 1 3 4 बराबर। और भी अगर कॉमन निकालना है तो मैं ये कॉलम में से क्या कर सकता हूँ, 2 कॉमन निकाल सकता हूँ। तो क्या बचेगा हमारा, यहाँ 2 और कॉमन निकल गया, यहाँ तो बचा 1 2 3, यहाँ बचा 2 1 3 1 3 4। समझ में आया? मतलब यहाँ से इस कॉलम में से मैंने 3 कॉमन निकाला और इस कॉलम में से मैंने 2 कॉमन निकाला, ठीक है। तो ऐसा भी हम डिटर्मिनेंट में कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए आप इसको ध्यान से देखो, ठीक है। आगे देखते हैं नंबर 4th है हमारा, इफ़ एनी 2 रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज़ 0।
ये इजी प्रॉपर्टी है। ये सिर्फ ये बोल रही है कि अगर कोई भी दो रोज़ या कॉलम डिटर्मिनेंट में आइडेंटिकल होंगे या फिर प्रोपोर्शनल होंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे 2 4 6 3 11 9 2 4 6, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट में आप देख सकते हो कि C1 और C3 आइडेंटिकल हैं क्या? आइडेंटिकल है ना। तो इसने क्या बोला था, इफ़ एनी टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल, मतलब कोई भी दो कॉलम तो आइडेंटिकल हैं, इसमें C1 और C3 आइडेंटिकल है, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। मतलब डायरेक्ट इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है हमको, डायरेक्ट इसका वैल्यू हमें क्या पता चल गया, ज़ीरो। मतलब अगर कोई भी दो रो और कॉलम बराबर होंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, ज़ीरो होगा। जैसे कि एक और एग्जांपल देखो, सपोज एक ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसमें क्या दिख रहा है हमें, इसमें क्या दिख रहा है कि रो 1 और रो 3 आइडेंटिकल है, एकदम सेम है ना एकदम। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू डायरेक्टली क्या होगा, ज़ीरो। कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर सेम होंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू डायरेक्टली ज़ीरो लिखा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और लिखा है प्रोपोर्शनल भी होंगे तब भी ज़ीरो होगा। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, देखो ऐसा 2 4 6 3 4 5 1 2 3, ठीक है। अब आप अगर यहाँ पे भी देखोगे तो ये जो रो है R3 और ये जो रो है R1, ये क्या है, प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल मतलब कि अगर आप R3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे सारे एलिमेंट तो R1 आ जाएगा। देखो 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 6। या आप ऐसे भी समझ सकते हो इसको, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर यही ये जो R1 है, R1 में से हम क्या कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो R1 में क्या बचेगा, यहाँ पे 1 2 और 3, बाकी एलिमेंट ऐसे ही रहेंगे बराबर। अगर आपने R1 में से 2 कॉमन निकाल लिया तो ये आपका बचा डिटर्मिनेंट। अब इस डिटर्मिनेंट में ये और ये तो सेम हो गई ना, R1 और R3 सेम हो गई, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो ही हो जाएगा, क्योंकि 2 इंटू ज़ीरो भी ज़ीरो ही होगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। समझ में आ रहा है? तो प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये R3 और R1 क्या थे, 2 से प्रोपोर्शनल थे, तो ऑब्वियसली आप 2 बाहर नहीं निकाल सकते हो, तो ये R1 और R3 सेम हो गए, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमने जो पहली प्रॉपर्टी थी उससे ही देख लिया, आइडेंटिकल हो गए तो ज़ीरो लिख दिया। समझ में आ रहा है? एक और प्रोपोर्शनल का केस देखो आप, सपोज आपको ऐसा दिया हुआ है, सपोज ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप बता सकते हो कि कौन से दो रो या कौन से दो कॉलम प्रोपोर्शनल है, कौन से, C1 और C3, ठीक है। कैसे, C1 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे सारे एलिमेंट को तो आपको C3 मिलता जाएगा, देखो मिल रहा है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो या प्रोपोर्शनल, कि आप क्या करो, जो C3 है C3 में से क्या करो, 2 कॉमन निकाल लो, ठीक है। तो ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, C1 ये भी ऐसा का ऐसे ही रहेगा। C3 में से अगर हम 2 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा -2, 2 कॉमन निकाल लिया हमने, तो ये और ये रो आइडेंटिकल हो गई, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो गया, ज़ीरो। डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल होंगे तो वैल्यू ज़ीरो होगी, या फिर प्रोपोर्शनल होंगे तो भी वैल्यू ज़ीरो ही होगी, ठीक है। मतलब दोनों रिलेटेड ही है, आप ऐसे करके आइडेंटिकल भी देख सकते हो या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे भी इसको ज़ीरो बोल सकते हो।
समझ में आ रहा है? तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 5। अब फिफ्थ क्या कह रही है? इफ़ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ टू डिटर्मिनेंट इज सेम देन द एलिमेंट ऑफ थर्ड रो और कॉलम कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, एग्जाम्पल से ही बताता हूँ। सपोज ये एक डिटर्मिनेंट है और एक दूसरा डिटर्मिनेंट है, ठीक है। ये तो आप देख सकते हो इन दोनों डिटर्मिनेंट में ये दो रो और ये दो रो क्या है, सेम है। दिख रहा है आपको? मतलब R2 और R3 सेम है। तो अगर आप इन डिटर्मिनेंट को ऐड करोगे ना, अगर आप इन डिटर्मिनेंट को ऐड करोगे दोनों को, या आप ऐड कर सकते हो, कैसे बता दूँ। ठीक है, ये दो रो और ये दो कॉलम सेम है आपके, तो अगर आप डिटर्मिनेंट को ऐड करोगे तो ये ऐसे के ऐसे ही लिखे जाएंगे। जो सेम है दोनों वो ऐसे के ऐसे ही लिखे जाएंगे। और जो ये वाले एलिमेंट हैं R1 और R1 वाले, दोनों के R1 वाले जो सेम नहीं है, सिर्फ वो ऐड होंगे। जैसे 2 + 4 क्या हो जाएगा आपका 6, 3 + 3 क्या हो जाएगा आपका 6, 6 + 7 क्या हो जाएगा आपका 13। इन ये एलिमेंट्स ऐड नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि 4 + 4 यहाँ पे आप 8 लिखो, नहीं, क्योंकि ये कब होता था, मैट्रिसेस में होता था। मैट्रिसेस में हम क्या करते थे, सारे एलिमेंट को ऐड करते थे। ये जैसे ये हमने किया वैसे ही हम यहाँ और यहाँ भी करते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं करते। डिटर्मिनेंट में ऐड पहली बात तो तभी कर सकते हैं जब कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम हो। यहाँ पे दो रो सेम थी, हाँ, तो हम तीसरी रो को हमने ऐड कर दिया। वैसे ही अगर सपोज ये बोला होता, अगर हमको ये दिया होता उसने, ठीक है, इसको अगर ऐड करने बोलता तो इसको हम ऐड कैसे करते। हमें पता है कि ये और ये रो सेम है, ये और ये रो सेम है, दिख रहा है। तो मैंने बोला था कोई भी दो रो अगर सेम होगी तभी हम तीसरी वाली को ऐड कर सकते हैं डिटर्मिनेंट में। तो हम क्या करेंगे, दो जो सेम है उसको ऐसा का ऐसे ही लिख देंगे। जो दो सेम है उसको ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे, उनको ऐड नहीं करेंगे। ऐड किसको करेंगे, जो सेम नहीं है। तो यहाँ पे -3 + 2 -1, 6 + 1 7, 4 + 0 4, बराबर। एक लास्ट एग्जांपल देख लो। ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें आपको क्या दिख रहा है कि ये कॉलम बराबर है, ये कॉलम बराबर है। तो कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम बराबर होने चाहिए थे, तो दो कॉलम तो बराबर है, तो हम तीसरे कॉलम को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये जो कॉलम है इसको ऐसा का ऐसे ही लिख देंगे, जो दो कॉलम है, ठीक है। तो इसको ऐड कर देंगे। 4 + 3 क्या होगा आपका 7, 7 + 8 क्या होगा आपका 15, 6 + 11 क्या होगा आपका 17। समझ में आया? जो कॉलम सेम है उनको वैसा का वैसे ही लिख दिया है, और जो सेम नहीं उनको ऐड किया है, ठीक है। तो एडिशन भी समझ में आया डिटर्मिनेंट में कैसे करते हैं।
देखो मैट्रिसेस से थोड़ा अलग है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ पहले, आप कंफ्यूज मत होना। मैट्रिसेस में होता तो हम सारे एलिमेंट ऐड करते, ये ऐड करते, ये ऐड करते, ये मतलब सारे एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं, ये बताया हुआ मैंने मैट्रिसेस में। डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। डिटर्मिनेंट में जैसे अभी हमने किया, ये दो कॉलम सेम थे उसको वैसे ही छोड़ दिया, जो सेम नहीं थे डिफरेंट थे उनको ऐड किया है। बराबर समझ में आया कि एडिशन क्या होता है डिटर्मिनेंट का। ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो आपसे, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट। देखो ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। मेनली ये प्रॉपर्टी हम सारे क्वेश्चन में यूज़ करेंगे ही करेंगे, इसलिए आप इस प्रॉपर्टी को थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ़ वी अप्लाई द ऑपरेशंस दिस। अगर हम ये ऑपरेशंस लगाएंगे तो जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है वो क्या रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा। ये ऑपरेशन हम एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन देख चुके हैं मैट्रिसेस में, ठीक है। मैट्रिसेस में क्या होता था कि हम एक बार रो ऑपरेशन अगर स्टार्ट करते थे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, तो पूरे क्वेश्चन को हमको सिर्फ रो ऑपरेशन से करना पड़ता था। या फिर अगर हम कॉलम ऑपरेशन से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमको पूरा क्वेश्चन कॉलम ऑपरेशन से करना पड़ता था। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है। डिटर्मिनेंट में आप अगर एक क्वेश्चन में रो से स्टार्ट कर रहे हो तो आप बीच में कॉलम भी यूज़ कर सकते हो। मतलब रोज़ और कॉलम ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रो से स्टार्ट किया तो रो से ही पूरा क्वेश्चन करना है। आप बीच में कितनी भी बार रो और कितनी भी बार कॉलम ऑपरेशन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये ऑपरेशन आपने अप्लाई करना देखा होगा, मैं आपको एग्जाम्पल से ही बताता हूँ। अगर आपने वहाँ पे मैट्रिसेस में आपने इसको अप्लाई किया होगा, जो 4th एक्सरसाइज थी इन्वर्स निकालने के लिए, तो आपको इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सिर्फ यही वाले दो ऑपरेशन लगाते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। देखो मैं लगा के बताता हूँ। सपोज डिटर्मिनेंट है 4 3 1 3 8 3 -2 7 11, ठीक है। ये एक डिटर्मिनेंट है, इसका वैल्यू हमारा है x। अब इसमें हमने ऑपरेशन लगाया एक ये वाला, r1 गोज़ टू r1 प्लस 2r2। सपोज ये लगा है r1 गोज़ टू r1 प्लस 2r2, तो कैसा हो जाएगा डिटर्मिनेंट हमारा। देखो r1 में ऑपरेशन लगा रहे हैं तो r2 और r3 को ऐसे ही लिख देता हूँ, हर बार यही करता हूँ मैं। अगर r1 में ऑपरेशन लगा रहा हूँ तो r2 r3 को ऐसे ही लिख देता हूँ, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। अब कैसे लगेगा ऑपरेशन, 4 + 2 × 3 ऐसे ही लगाते हैं, तो 4 + 2 × 3 क्या हो जाएगा आपका 10, 4 + 6 10। सिमिलरली यहाँ पे 3 + 2 × 8 16 + 3 19। यहाँ पे हो जाएगा 1 + 3 × 2 6 7। मैंने बोला ये आपने किया होगा ये ऑपरेशन, अगर आपने वो वाली एक्सरसाइज सॉल्व की है तो ये तो मजाक ही होगा आपके लिए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी अगर हमने ये ऑपरेशन लगाया इस डिटर्मिनेंट में तो ये आया। अगर आप इसको भी सॉल्व करोगे ना तो आपका वैल्यू x ही आएगा। मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू इन दो ऑपरेशन के लगाने से चेंज नहीं होता है, अनचेंज्ड रहता है, ठीक है। ये दो ऑपरेशन लगाने से डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर ये x था तो ये x ही रहेगा। सपोज़ अगर आप यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन भी लगाते हो ना, कोई भी, सपोज़ एक कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं C2 गोज़ टू C2 + C3, सपोज़ ये लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखो C2 में ऑपरेशन है तो C1 को मैं ऐसा कैसे लिख देता हूँ और C3 को भी मैं ऐसा का ऐसा ही लिख देता हूँ, ठीक है। अब C2 में ऑपरेशन क्या है, C2 + C3, मतलब ये C2 है और ये C3 को ऐड करना है, तो 19 + 7 क्या हो जाएगा आपका 26, 8 + 3 हो जाएगा 11 और 7 + 11 हो जाएगा 18। तो इसका वैल्यू भी क्या रहेगा, x ही रहेगा। मतलब इस ऑपरेशन के लगाने से डिटर्मिनेंट के वैल्यू को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इस यहाँ पे भी x था तो यहाँ पे भी x रहेगा। समझ में आ रहा है। तो ये दोनों ऑपरेशन लगाने से, ये दोनों ऑपरेशन आपने बहुत ज़्यादा लगाए होंगे, मैं बता रहा हूँ मैट्रिसेस में लगाने सेम है
बस मैट्रिसेस में क्या होता था, एक बार रो लगाया तो पूरा रो लगाना पड़ता था, या एक बार कॉलम लगाया क्वेश्चन में तो पूरा क्वेश्चन कॉलम से ही करना पड़ता था। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैंने जैसे एक बार रो लगाया, देखो वैल्यू एक्स ही है, मैं क्वेश्चन में कॉलम भी लगा सकता हूँ उसी क्वेश्चन में। मतलब यहाँ पे आप जितनी बार चाहो रो लगाओ, जब चाहे तब कॉलम लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस इतना ही अंतर है। तो एक तरीके से ये ईजी हो गया। अगर आपने मैट्रिसेस में किया होगा तो डिटर्मिनेंट में ये ऑपरेशन काफ़ी ईजी हो गया है, ठीक है। तो इसका इन सब प्रॉपर्टीज़ का हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इन सब प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हमको जो 4.2 एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे इन सारी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करूँगा। तो इन सारी प्रॉपर्टीज़ को आप याद कर लेना तब तक, ठीक है। एक बार समझ लो अच्छे से, याद कर लो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मेरे को इसको अप्लाई करना है, ओके। तो चलो आज के लिए इतना ही।